Very good morning to all of you. Welcome to the class. चलो, we were doing public finance. आगे आगे करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं ताकि हमें सब वापस याद आ जाए. It all started when the intervention of government in the economy became necessary. ठीक है, थोड़ा इधर बैठना बच्चों. I'm not able to see you. नहीं नहीं, आप वशिता आप अंदर हो जाओ. हाँ, perfect. Okay. Now face नहीं दिखता है, that's why. So yes, so it all started when we wanted the government to intervene in the economy at a macro level. कि भाई आप आओ, intervene करो हमारी इकोनॉमी को. आपके आने के वजह से जो भी डिप्रेशन है या जो भी पीक है या बूम है, जो बिजनेस साइकिल्स है, उसमें चेंज आ सकता है. गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैं ये कैसे करूँगा, तो हमने उनको दिया मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. इन मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट 3 मेजर काम करता है. ठीक है, अपना मॉड्यूल में लिखा हुआ है सार, SAR. अपन उसको रास या सार करके याद करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको रिम बताया था. यस, तो एंड बाकी एम. यस, तो ये सारा सब कुछ हमने शॉर्ट फॉर्म उसी 3 फंक्शंस का बनाया है. एक है एलोकेशन फंक्शन, मतलब हमारे स्केर्स रिसोर्सेज को मैं कैसे प्लेस करूँ ताकि मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और वो स्केर्स रिसोर्सेज का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो. That is 1. 2, I want to do redistribution. Income distribute हो चुकी है. Now through taxes and other measures, I want to redistribute it amongst my people so that there is good chance of everybody having a stable income. Nobody is in poverty, and those who are in poverty, उनके लिए हम कुछ ना कुछ वेलफेयर मेजर्स ले सके. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आयुष कार्ड, फेयर प्राइस शॉप्स, राइट. सो ये फंक्शन है. एंड लास्टली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब हमारी जो बिजनेस साइकिल्स आती है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मेजरली वो काम किया जाता है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स द गवर्नमेंट इज डूइंग: एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, redistributing the income, and stabilizing the macroeconomic policies. Okay, so public finance is about that. ये चैप्टर में हमारे पास 5 मॉड्यूल्स आते हैं, 2A 2B, बट ऐसे 5 मॉड्यूल्स आते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रोसेस किया कैसे जाता है. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग वाज फिस्कल फंक्शंस. फिस्कल फंक्शन वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रेडिशनली गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस करती थी. व्हाट इज JEL? ठीक है, देन हमारे 3 गोल्स बने: इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम, हायर आउटपुट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल्स. जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, 3 फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, देन क्यों जरूरत पड़ी, ये रीजंस हमने देखे थे. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, मैंने आपको कहा था देयर इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट दैट टेल्स यू व्हाट इज मिसिंग. देन उसकी लिमिट या बाउंड्री क्या है, तो इसमें सिंपली मैंने आपको एक लाइन समझाई थी कि भाई वी डोंट वांट द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर एट सच अ लेवल जहाँ पे इट इज रेगुलेटिंग एवरीथिंग. वी ओनली वांटेड टू इंटरफेयर व्हेन थिंग्स आर आउट ऑफ नॉर्मल रेंज और आउट ऑफ बाउंड्स. ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई फेयरनेस हो, अंडर प्रिविलेज का ध्यान रखा जाए, सबके लिए वेलफेयर किया जाए, ऑल ऑफ दैट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 1770 से लेके 1900s तक. ठीक है, लेट 1800s 1900s तक. एडम स्मिथ, दो a fierce advocate of free markets, knew that government has to be. रिचर्ड मसग्रेव, इन्होंने ये 3 फंक्शंस बताए थे जिनके बारे में हम एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं. एलोकेशन फंक्शन, अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से एलोकेट करना ताकि ऑप्टिमल या एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज हो सके. इसलिए हम इसको एफिशिएंसी फंक्शन भी बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन एफिशिएंसी. ठीक है, देन ये वर्ड मार्केट फेलियर, मैंने आपको अभी तो हमने पूरा चैप्टर कर लिया उसके ऊपर, बट तब आपको समझा था कि मार्केट फेलियर मतलब डिमांड एंड का मिसमैच है. जितना चाहिए उतना नहीं है, या जितना है उतना चाहिए नहीं. ओके, देन पब्लिक गुड्स, व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर वेल बीइंग ऑफ एवरीबडी, एंड मेरिट गुड्स जो पूरी सोसाइटी के लिए एज अ होल अच्छे होते हैं. ठीक है, देन how does government intervene? Through taxes, through revenues, and through debt. Okay,
ये उसके फंक्शन थे जिसमें मैंने आपको बोला था कि इधर वो खुद प्रोड्यूस करेगा, यस, और इट विल चार्ज अ टैक्स, और इट विल चार्ज अ डिसइंसेंटिव, और इट विल गिव एन इंसेंटिव, और इट विल मेक सम लॉस, इट विल एंश्योर सम पेनल्टी एक्सेट्रा इज देयर. बेसिकली ये यही काम गवर्नमेंट करेगा टू इन्फ्लुएंस एवरीथिंग. रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एगैलिटेरियन सोसाइटी का भी कहते हैं, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ वेलफेयर हो. देन to provide equality in income and opportunities, to provide security for people who have hardships, minimum standard of living provide कर सके. then efficiency and equity, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड ऑफ है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उसका ध्यान रखना चाहिए. मतलब एफिशिएंसी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप इक्विटी हटा दो, और इक्विटी करने इतना नहीं जाना चाहिए कि आप एफिशिएंसी हटा दो. मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडियन रेलवेज का कि इंडियन रेलवेज 66% चार्ज करती है, फ्री में नहीं देती है. क्यों? क्योंकि 5 रुपए का भी एक गरीब आदमी को बहुत फर्क पड़ता है, बट एट द सेम टाइम 10 रुपए चार्ज करना भी प्रॉपर रहता है. यस. देन हम लोग ने फिर यहाँ पे हमने वो केस स्टडीज डिस्कस की थी ना, तमिलनाडु में फ्री टीवीज देने का, विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन को बस राइड्स क्यों फ्री दी जाती है, राइट. तो ये था अगेन टैक्स पॉलिसी, एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. ठीक है. स्टेबलाइजिंग फंक्शन कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो आते हैं हमारे बिजनेस साइकिल्स में उनको, ठीक है, कैसे कर सकते हैं. दो पॉलिसी है, मॉनेटरी एंड फिस्कल. ठीक है. मैंने आपको कहा था कि ये जो भी है ये चैप्टर में आगे आएगा तब समझाऊंगा, अभी के लिए हम इसको नहीं समझेंगे. ठीक है. देन सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेटा कि हाउ द फाइनेंस का वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंटर एंड द स्टेट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स है जो हमें एम्पावर करते हैं. ठीक है. सी, you cannot do a single thing in India unless the constitution allows you to. So constitution में लिखा हुआ है कि भाई ये लोग जो रेवेन्यू या टैक्स या जो भी कलेक्ट करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन ईच अदर. स्टेट कौन से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, सेंटर कौन से कर सकता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दोनों कौन सा कर सकते हैं. ठीक है. सो वी हैव द सेंट्रल लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. ओके. फिर मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल्स याद रखना. सो आर्टिकल 246, देन आर्टिकल 268 टू 281. ठीक है. एंड दीज आर ऑल द लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स. नो बेटा, 292 293 इज फॉर बोरोइंग. देखो, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपने कहाँ देखा? एक मिनट बेटू. 282 इज ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, 293 इज लोन फॉर एनी पब्लिक पर्पस. बराबर तो है बेटू. 281 तक हमारा बाकी सब चलता है. एक बार शांति से रीड करना. सी इफ इट स्टिल द सेम, यू फाइंड इट एंड यू टेल इट टू मी. ओके. ठीक है. देन ये 42% है, इसको हमने 41% कर दिया था. क्यों किया था? बिकॉज टेरिटरीज ऑफ एंड उसका खर्चा अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे आने वाला था, JNK एंड लद्दाख का, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इतना हम कम कर रहे हैं. ठीक है. फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैसे करती है वो सब ठीक है. मार्केट फेलियर में हमने देखा था कि स्कैरसिटी प्रॉब्लम क्या है, कि भाई जितना चाहिए उतना कंट्री के पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है. इकोनॉमिक सिस्टम कौन से हमारे पास? मार्केट, व्हाट इज मार्केट ऑल्सो कॉल्ड एज, गवर्नमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज, मिक्स्ड इज मिक्स्ड. ठीक है. मार्केट फेलियर. सो मार्केट एफिशिएंसी क्या होता है? आर जनरली मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, are competent in organizing the activities of an economy as they are generally efficient and capable of achieving optimal allocation. However, under circumstances, market fails to allocate resource efficiently and market outcomes become inefficient. ठीक है.
मार्केट फेलियर, बच्चों मार्केट फेलियर क्यों सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो सकता है? बच्चों so देखो, what you said is partially correct. Okay, what we have to actually understand is that जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है एंड गवर्नमेंट ही सब कुछ प्लान कर रही है, देर इज नो चांस ऑफ फ्लक्चुएशंस हैपनिंग दैट नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. क्यों? आप सोचो, अभी यू आर मैनेजिंग योर पॉकेट मनी, आपका पॉकेट मनी ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, यू आर मेकिंग टू मच सरप्लस और यू आर मेकिंग टू मच एक्सपेंसेस. हु कैन करेक्ट इट? यू, है ना? सो डू आई नीड टू अपॉइंट समबडी एल्स टू इंटरवीन एंड करेक्ट योर पॉकेट मनी? सेम विद सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट ही डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कर रही है, उसमें कुछ भी हुआ तो गवर्नमेंट ही उसको ठीक कर देगी. सो देर इज नो एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, the market is operating freely between the consumers and the producers. There is no government intervention from the start. The government only intervenes when market becomes inefficient, जो हम भी हमने पढ़ा. Get the point? So this is how you explain. ठीक है? फिर मार्केट फेलियर कैसे हो सकता है? डिमांड साइड का एंड सप्लाई साइड का. इफ डिमांड कर्व्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फुल विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स टू पे फॉर अ प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो डिमांड कर्व है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब इट्स नॉट राइट. ओके, एंड सप्लाई कर्व्स डू नॉट इनकॉर्पोरेट फुल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट. मैंने आपको कहा था इसमें सोशल कॉस्ट आ जाता है. ठीक है. मार्केट फेलियर क्यों होता है? उसके 4 फॉर्म्स है. यस स्नेहा, कैन यू टेल देम टू मी? नहीं मतलब, अरे बेटू वो तो यहाँ पे लिखे हुए हैं. आई एम आस्किंग व्हाट इज मार्केट पावर इन शॉर्ट. कैन यू टेल मी दिस 4? लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट मार्केट में हमने देखा था मॉरल हजार्ड, और क्या क्या था? 3 थे. मॉरल हजार्ड, देन वो किस में था? कल ही किया था, रिवाइज नहीं किया है घर पे. वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा. You had 4 hours before you went to college. You did not go to Carter Road. And today morning? शाबाश बेटा. हाँ बच्चा, एडवाइस सिलेक्शन और वेरी गुड. ठीक है. फिर पब्लिक गुड्स. प्योर प्राइवेट गुड्स विच आर हाँ. ओके, so they are rivalrous and they are excludable. Excludable मतलब if you don't pay for it I can exclude you from using it. Okay, rival मतलब okay, if I get that particular piece you won't get it. अच्छा, प्राइवेट गुड का एक एग्जांपल दे सकते हो? Exactly, almost everything is a private good except for a few things which are public goods. ठीक है बेटा, बिकॉज प्राइवेट गुड्स का ही पूरा इकोनॉमी होता है.
पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड जहाँ पे भी मार्केट फेल्स हो रहा है, या फिर जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं मीट कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ है जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसमें अच्छा खासा कॉस्ट लग जाएगा, या फिर आपको सप्लाई करने में बहुत तकलीफ होगी, या एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो प्रॉफिट मोटिवेटेड है वो उसको नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ओके। सो हमने ये एक मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है, ये मैट्रिक्स था राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, ये था प्योर प्राइवेट गुड। नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ये था प्योर पब्लिक गुड। देन अपने पास था राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल। याद है ये? हाँ, इसका मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो? याद है कुछ? थोड़ा इलेबोरेट करो। वो आप थोड़ा फ्री राइडर प्रॉब्लम में जा रहे हो। यू रिमेंबर अ गुड डील ऑफ इट, बट थोड़ा आपका आंसर फ्री राइडर प्रॉब्लम में जा रहा है। कौन सा वाला? ठीक है, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट मार्केट पावर। मार्केट पावर मतलब मोनोपोलीज, मतलब मार्केट पावर happens only and only for one fact, because there are imperfect markets. In a perfect competition or a perfect market, there are no possibilities of a market power, but most of the markets in our economy are imperfect market. तो वहाँ पे मोनोपोलिस्ट है, ओलिगोपोलिस्ट है, ये सब क्या ट्राई करेंगे कि भाई हम सप्लाई हो सके उतना ही करें जहाँ पे थोड़ा डिमांड अनमेट रहे और हम प्राइसेस हाई या प्रॉफिट हाई कमा सके। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग को इंश्योर करना होता है कि भाई ये जो प्रैक्टिसेस है ये ना हो पाए। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या आता है? हायर प्राइस होता है, लोअर आउटपुट होता है, मिसिंग मार्केट्स होता है। मिसिंग मार्केट्स मैंने आपको मार्क करवाया था, इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि एक्चुअली जो चीज़ की ज़रूरत है वो सप्लाई ही नहीं की जा रही क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो दैट होल कमोडिटी फ्रॉम एग्जिस्टेंस इज मिसिंग। ओके, एक्सटर्नलिटीज मैंने आई थिंक बच्चों आपके बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल लिया था ना, हु इज अ स्मोकर, है ना। सो एक्सटर्नलिटीज मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ बट किसी और के करने की वजह से आइदर आई एम पेइंग अ कॉस्ट और आई एम गेटिंग अ बेनिफिट। ठीक है, आइदर आई एम पेइंग अ कॉस्ट और आई एम गेटिंग अ बेनिफिट। ठीक है, सो वो एक्सटर्नलिटी हो जाती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वन वे, somebody स्मोकिंग एंड आई एम पेइंग फॉर इट। ओके, रेसिप्रोकल, दे आर स्मोकिंग सो आई एम स्मोकिंग बैक इन देयर फेस। ओके, ठीक है, एंड इसमें हमने स्नेहा का एग्जांपल लिया था कि शी इज डूइंग क्रिएटिंग अ रकस एंड वी हैव टू टॉलरेट दैट एंड देन आई पनिश हर, तो रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था बेटा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है एंड वो हमारे प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों की वजह से अराइज होती है। सो देयर आर टोटल ऑफ 4, कंजम्पशन पॉजिटिव, कंजम्पशन नेगेटिव, प्रोडक्शन पॉजिटिव, प्रोडक्शन नेगेटिव। ओके, 4 एक्सटर्नलिटीज दैट वी हैव टू डील विथ। पॉजिटिव प्रोडक्शन में सोशल कॉस्ट इज लेस देन प्राइवेट कॉस्ट, मतलब मेरे को उसको बनाने का खर्चा है 100 रुपये, बट वो बनाने के बाद मेरे सोसाइटी के 10 रुपये बच गए, तो सोशल कॉस्ट 90 रुपीज़, प्राइवेट कॉस्ट 100 रुपीज़। ओके, सोशल बेनिफिट इज मोर देन प्राइवेट बेनिफिट। सपोज मैंने अपने मेरा एक बहुत बड़ा लैंड था, उस पर गार्डन बनवाया, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन, सो पीपल पास बाय, आई लेट पीपल गो इन फॉर फ्री, एंड ऐसा कोई भी मतलब फालतू गिर गया तो फाइन लगाने का, बाकी फ्री एंट्री एंड एवरीथिंग। तो क्या है द बेनिफिट आई गेट? मॉर्निंग में खड़ा था, हा कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, द पीस आई गेट बाय दैट गार्डन and the peace all the day the society gets by moving around that garden or using that garden is much more, right? Then social cost is more than private cost. लेदर फैक्ट्री का एग्जाम्पल है ना, 100 रुपये का मैंने सामान बनाया, जो मैंने केमिकल्स डंप किए उसकी वजह से सोसाइटी को 30 रुपीज़ का नुकसान हुआ, तो सोशल कॉस्ट इज 130, प्राइवेट कॉस्ट इज 100। देन सोशल बेनिफिट इज लेस देन प्राइवेट बेनिफिट। ओके, मतलब
लेट्स से सो आपने देखा होगा अमेरिका एंड ऑल में देयर इज अ बिग कल्चर ऑफ बारबेक्यू, ठीक है. सो पीपल लाइक टू ग्रिल द मीट एंड बारबेक्यू इट एंड देन हैव इट. नाउ द स्मोक एंड द पोल्यूशन क्रिएटेड बाय दिस बारबेक्यू मशीन्स ऑन अ संडे इटसेल्फ इज सो हाई दैट इट मैचेस ऑल द, एक्चुअली संडे को गाड़ी नहीं निकलती है, दे आर नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड ऑल, बट बारबेक्यू एंड ये सब यूज करके फैमिलीज ऑलमोस्ट उसका 1/4 एंड हाफ जितना पोल्यूशन कर देती है. ओके, सो दिस इज व्हाट प्राइवेट बेनिफिट इज more than the social benefit. Society has to pay for the pollution while you enjoy your meat. Okay. फिर यहाँ पे अपने को सारे सिनारियोस दिए थे, ठीक है. These are initiated in products and may be received in production itself or in consumption. ठीक है, मतलब है ये पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, ठीक है, और ये जनरेट होती है प्रोडक्शन की वजह से, बट ये रिसीव कंजम्पशन में भी हो सकती है, ठीक है. देन अ फर्म ट्रेन्स इट एम्प्लॉयज, तो वो एम्प्लॉयज के पास वो स्किल सेट आ जाता है. एन इंडिविजुअल रेजेस गार्डन इन द लैंड एंड द पर्सन वॉकिंग बाय एंजॉय द गार्डन. देन positive consumption externality, usage of health services of a club by the employees of a firm creates external benefit to the firm by increased efficiency and productivity. People are healthy, people are mentally clear, है ना, people get immunized and they don't let the disease transfer. Okay. Then ये leather factory, then leather factory discharges in the nearby river and health hazard cost to the people using the river water. Okay, मतलब अब सिर्फ इतना नहीं है कि भाई वो डिस्चार्ज कर रहा है, वो डिस्चार्ज किया हुआ पानी एक्चुअली लोगों की लाइफ तबाह कर रहा है, ठीक है. देन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग सिगरेट्स इन द पब्लिक. प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था, ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज ऑन मार्केट फेलियर्स, कि भाई यहाँ पे उन्होंने बोला था सिंपली उन्होंने बोला था कि आपका जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, मतलब उस प्रोडक्शन को करने का आपकी सोसाइटी को जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है एंड उस प्रोडक्शन करने का आपको कॉस्ट जो बेयर करना पड़ता है, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है. सो इवन तो आप वो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो सोसाइटी यूज कर रही है, फिर भी सोसाइटी इज पेइंग अ मच हायर प्राइस फॉर इट देन यू कैन इमेजिन, एंड दैट इज वाई देयर इज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर इन दैट प्रोडक्शन, ठीक है. देन पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स का हमने डिफरेंशिएशन पूरा जो है वो देखा था. राइवल नेचर एंड एक्सक्लूडेबिलिटी पे मैंने पहले एम्फोसाइज करके आपको करवाया था. देन वी हैड गॉन टू डिविजिबिलिटी एंड ऑल. ओके, प्योर एंड इम्प्योर अभी जो हमने किया वो, यस बेटा. सो क्लब गुड्स, सिनेमाज एंड ऑल, नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, एंड अपने कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट और नॉइज, दे आर राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है. सो हम लोग किसी को फॉरेस्ट यूज करने से मना नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल, बट जब वो लोग फॉरेस्ट के रिसोर्सेज यूज कर लेते तो हमारे लिए उतने कम हो जाते हैं, राइवलरस. देन प्राइवेट पार्क्स है जहाँ पे आप किसी को आपके यूज करने से किसी के लिए कम नहीं हो जाएगा, बट अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आप बैठ नहीं सकते. ओके, इम्प्योर पब्लिक गुड्स का फिर हमने सारे एग्जाम्पल देखे थे. यस, these are nothing but either they are non-rivalrous and excludable, or they are or they are rivalrous and non-excludable. दोनों में से एक है यहाँ पे, ठीक है बेटू, याद आ रहा है ना सब, पक्का? हाँ, ओके. चलो नेक्स्ट करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ इम्प्योर पब्लिक गुड. देर इज नो फ्री राइडर प्रॉब्लम. क्यों? या तो आप उसके लिए पे कर रहे हो या तो आपको यूज करने नहीं मिल रहा है. मतलब हेंस द इम्प्योर मे बी प्रोवाइडेड आइदर बाय द मार्केट और बाय द गवर्नमेंट एट अ प्राइस और अ फी. सिंस द गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, द मार्केट कैन प्रोवाइड अ प्राइस मैकेनिज्म फॉर इट, ठीक है. द प्रोवाइडर ऑफ एन इम्प्योर पब्लिक गुड आइदर मार्केट और गवर्नमेंट मे बी एबल टू कंट्रोल the degree of congestion by regulating the number of people who may use it or the frequency which it may be used. मैं आपको बोला था मैं एक रेस्टोरेंट गया था, उसे मना ही कर दिया कि भाई आज हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते, राइट. फिर इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है. सो पब्लिक गुड्स कॉन्स्टिट्यूट एन एरिया ऑफ मार्केट फेलियर इन 3 एस्पेक्ट्स: नॉन अवेलेबिलिटी और रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम.
मतलब जिन लोगों ने उसके लिए पे नहीं किया है, दे आर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज, दे आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके लिए कम हो जाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट मार्केट्स और क्वाजी पब्लिक गुड्स अभी अपन देखते हैं, एंड ओवर यूज ऑफ कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज। ठीक है, फ्री राइडर प्रॉब्लम, actions without paying for it, okay, takes the benefit of the actions without paying for it in expectation that others will pay। मैंने आपको लोकल ट्रेन का वो बताया था कि एसी ट्रेन में ऐसे यू कैन सी दिस पीपल कि यू नो बस चढ़ गए, ना टिकट लिया ना कुछ, एंड पूरा टाइम ऐसे ऐसे देखते रहते, कभी भी टीटी दिखता है तो दे गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, राइट, दैट वाज देयर। कल ही ऐसा हुआ था, कल जो मेरी आत्मा को शांति मिली, आ हा। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट क्लास में आप चढ़ोगे तो ऐसे 2 सीट होती है फेसिंग ईच अदर, देन दरवाजा होता है, देन देर आर 4 सीट्स, देन दरवाजा होता है, एंड देन देर आर 2 सीट्स कंपार्टमेंट के एंड वाले पे। ठीक है, तो ये जो 4 सीट्स होती है ना, 3 वाली एंड एक लंबी वाली, उसमें पूरा वो फैमिली मतलब सास ससुर भाई भाभी सब चढ़ के बैठे थे, डब्बा पार्टी कर रहे थे, थेपला वेपला खा रहे थे, ऐसा सब। ठीक है, बच्चे चिल्ला रहे, खिड़की पे खड़े, ऐसा पूरा फुल ऑन पार्टी कर रहे थे, टीटी चढ़ा। ठीक है, नॉर्मल ट्रेन, एसी ट्रेन में फर्स्ट क्लास नहीं है बच्चा, एसी ट्रेन में खाली विमेंस कोच है एट बिगिनिंग एंड एंड, दैट्स इट, बाकी पूरा वो नॉर्मल ही है। ठीक है, सो हाँ, बट वो लोग ना अंदर फर्स्ट क्लास का वो रेड एंड येलो पट्टा लगा के रखते हैं ताकि आपको पता चले कि ब्रिज वगैरह कहाँ पे आने वाले हैं, वेयर इज एक्चुअली द फर्स्ट क्लास कंपोनेंट ऑफ अ नॉर्मल ट्रेन, ऐसा। बाकी अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। सो टीटी आया, ठीक है, तो वो आदमी एकदम चढ़ गया, कैसे कैसे तुम बात कर सकते हो, वो है। तो उसके साथ आरपीएफ वाला था, बोला देख, लिटरली वो बोला कि तुझी फैमिली बस लिया है ना, मतलब मेरे को एग्जैक्ट उसका मराठी याद नहीं रखी, तेरी फैमिली बैठी हुई है ना, इसलिए हम लोग इतना नरमी से पेश आ रहे, तू चढ़ मत। टिकट भी नहीं लिया था उसे, फॉरगेट सेकंड क्लास टिकट, जस्ट लुक एट द ऑडेसिटी। ऐसा यू गेट इन टू फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, देन अरे साहिब मला माहित नहीं होता, क्या माहित नहीं होता, अंधा है तो फर्स्ट क्लास हर जगह लिखा हुआ है, ऐसा। अभी तो बोल रहा था मेरे पास टिकट है, फिर बोलता है ऐसे बात मत करो, फिर बोलता है मेरे को पता नहीं था, ऐसा। इतना एम्बैरेसिंग था, इतना एम्बैरेसिंग था, वही ना। आई एम लाइक यार, ये मतलब इसकी क्या इज्जत रहेगी इसके फैमिली के सामने ही, क्यों तुम्हें ऐसा सब करना है? या तो तुम पैसा देके एंजॉय करो, या तो तुम चढ़ो मत। none none there are around 12 people of them and none had tickets, चढ़ गए थे ऐसे। ठीक है, so if every individual plays the same strategy, free riding, the strategy will fail because nobody is willing to pay and therefore nothing will be provided by the market। ठीक है, अब सपोज कोई भी टिकट नहीं लेता है तो इंडियन रेलवे क्या बोलेगा, पूरे दिन में लोकल ट्रेन तो चल रही है, भर भर के लोग उतर रहे और किसी ने टिकट नहीं लिया, ऐसा तो नहीं होगा, ट्रेन बंद करो, समझा, ट्रेन बंद करो, ऐसा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इग्नोरेंस की वजह से हो सकती है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकती है, चीज़ों के कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो सकती है, टाइमलीनेस में इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है। ठीक है, सो प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर, इसमें एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जो हमें सेकेंड गाड़ी बेच रहा है वहाँ पे सेलर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बायर के पास नहीं है, एंड इंश्योरेंस लेते वक्त बायर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सेलर के पास नहीं है, इसलिए हमने वो दोनों एग्जांपल्स देखे थे, राइट। ठीक है, सो asymmetric information में low quality goods can drive out the high quality goods। then adverse selection, हमारा lemon market, ठीक है, moral hazard मतलब actions are unobserved can affect the probability of magnitude of payment associated, example insurance company like greater risk knowing that a claim will be paid by the insurance company, yes I will not go skydiving if I don't have a term insurance, like that। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी बोलती है आपको कुछ भी हुआ ना एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते वक्त ना तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, कुछ कुछ कंपनीज अभी ऐसे बोल ही देती है, ओके।
देन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से, एडवर्स सिलेक्शन या लेमन मार्केट की वजह से, मॉरल रिजल्ट की वजह से हमको प्रॉब्लम्स आते हैं। आर वी क्लियर? यस। चलो, अब गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करती है? नाउ ये सब हमने पढ़ लिया था, हम रिवाइज कर रहे थे। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट वेयर वी अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ये मार्केट फेलियर्स को करेक्ट कैसे करती है। कौन से मार्केट फेलियर्स? एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स, अभी 4 पॉइंट पढ़े थे ना हमने, मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड इंफॉर्मेशन वाला क्या था? ठीक है, चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गवर्नमेंट इसको कैसे रेगुलेट करती है। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट पावर। ठीक है, कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशन, प्राइस बेस्ड रेगुलेशन, मतलब ये यूजुअली लॉज या नॉन प्राइस रेगुलेशंस बोलते हैं और इनको प्राइस रेगुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, प्राइस रेगुलेशन में क्या है? इसके आगे चार्ज नहीं कर सकते, इससे कम नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, राइट बेटू? सो सिंपली पुट, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ लॉज या रेगुलेशंस बनाऊंगा विच एवरीबडी हैज टू फॉलो, एंड यहाँ पे मैं प्राइस सेट करूंगा विच एवरीबडी हैज टू फॉलो, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे नहीं, या जो भी है। ठीक है, government prevents emergence of monopolies and related social cost by promoting competition, prohibits contracts, combinations and agreements amongst firms which are anti-competitive, in restraint of trade or detrimental to consumer। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब पेप्सी एंड कोको कोला बोलते चल अपन दोनों मर्ज करके एक कंपनी बन जाते, सो टुमारो दे कैन चार्ज अस 100 rupees फॉर व्हाट दे चार्ज अस 40 rupees राइट नाउ, नोबडी कैन स्टॉप देम। ओके, सो दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। You coming together with your competition is anti-competitive. Okay, then in restraint of trade मतलब मैं वर्षिता के साथ करूँ कि वर्षिता एक काम कर, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए देता हूँ, तू तेरी कंपनी बंद कर दे। दिस इज व्हाट इन restraint of trade, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप her from doing trade। फिर मैं आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ कि वर्षिता, इफ यू लीव माई कंपनी यू कैन नॉट वर्क एनीवेयर इन एनी अदर कंपनी इन मुंबई, नॉट अलाउड। आपने आइका किया है ना यार अभी तो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? तो आपने ये सब अभी तो यू आर अवेयर ऑफ इट, राइट? ensuring proper use of intellectual property rights and avoiding their misuse, example competition law, patents law, etc। ठीक है, price based regulation, setting maximum prices that firms can charge, okay, price ceiling, rate of return regulation in which regulatory authorities determine an acceptable price for an item based on its cost plus fair rate of return, natural monopolies like electricity, gas and water। मतलब क्या कि देखो भाई, इसमें ना नेचुरल मोनोपोली ऑलरेडी है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट फिक्स कर देंगे। मतलब आपको इसको बनाने का कॉस्ट लग रहा है 10 रुपये, एक रीजनेबल 20% का प्रॉफिट, तो आप 12 रुपये से ज़्यादा में इसको नहीं बेचोगे। तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब द रिटर्न दैट यू मेक ऑन योर मनी, उसका रेगुलेट करते हैं। देन प्राइस कैप्स बेस्ड ऑन फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट, पास्ट प्राइसेस, पॉसिबल इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, फिर समझा ना बेटू ये? ओए समझा? यस। चलो लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या करती है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रमोट करना चाहती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रिड्यूस या कम करना बंद करना चाहती है कि भाई वो ना हो। तो हाउ विल इट डू? सब्सिडीज। आई विल टेल, अरे वर्षिता तेरे ये मैन्युफैक्चरिंग से हमारे कंट्री को बहुत फायदा होगा, आई विल पे सम पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। ओके, subsidies given by government reduces firms production cost, these leads to higher output and supply, thus such goods will be produced in higher quantities, that is socially optimum level of output। Government enters the market directly as an entrepreneur to provide items whose externalities are vastly positive and pervasive, example research and development, afforestation, sewage treatment plants, cleaning up rivers, etc। ठीक है, इन सब की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब क्रेजी लेवल्स की है, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई ये मैं खुद ही कर लेगा। ठीक है,
I'll do this myself. Then direct controls. These are aimed at regulating the actions of those involved in generating negative externality. Total provision और setting limits for negative externalities. मतलब मैं फैक्ट्री को बोल देता हूँ कि भाई तेरा प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, बट तू इस लेवल के आगे प्रोडक्शन नहीं करेगा, इस लेवल के आगे प्रोडक्शन नहीं करेगा. Indirect or market-based economic incentives to market participants to achieve socially optimal solution. They convert negative externality into a private cost for the firm by way of taxes and permits. ठीक है, मतलब आपको फायर क्रैकर्स बनाने हैं तो उससे सोसाइटी का नुकसान होने वाला है, तो आप पहले परमिट लो उसको बनाने की. तो परमिट में जो आपको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सोशल कॉस्ट. ठीक है, आप बोलोगे सर बट अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ रहा है ना. इफ कंज्यूमर वांट्स टू यूज अ प्रोडक्ट दैट हैज अ नेगेटिव सोशल एक्सटर्नलिटी, देन दे शुड पे फॉर इट. आप समझे, आपके फायर क्रैकर बर्स्ट करने से पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिवाली बंद करो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ओके, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नो कि वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होने वाली, उसको भी पता है कि भाई से पर्यावरण खराब होएगा, स्टिल दे आर डूइंग इट, right? So they should pay for it. Get my point? Yes. Examples of permit in India: perform, achieve and trade. ठीक है, a scheme and carbon tax as a cess on coal. ये perform, achieve and trade का क्या है कि भाई I will tell वर्षिता कि बेटा आप 100 मिलियन क्यूबिक टन्स, 100 मिलियन सीसी टन्स का आप पोल्यूशन कर सकते हो. ठीक है, यू आर ऑपरेटिंग एन एयरलाइन, तो आप इतना पोल्यूशन कर सकते हो, बट शी डज ओनली 90 का. ओके, तो जो 10 मिलियन क्यूबिक टन्स का परमिट है ना, दैट शी कैन गिव टू योर एयरलाइंस कि भाई मेरा 10 मिलियन का बाकी है, ये तू ले ले. तो इससे ओवरऑल क्या होएगा, इसने 90 किया, आपने 110 किया, हुआ 200 ही. ओके, सो परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड. ठीक है, वैसे परमिट्स आते हैं. Government intervention on negative externalities is explained with environmental pollution as an example below. ठीक है, so total prohibition, example production, use and sale of many commodities and services are prohibited. Smoking is banned in many public places. These controls prohibit specific activities that explicitly create negative externalities. Setting limits. Regulations that stipulate that negative externalities be limited to a certain level. Example, permissible level of emissions. जो भी मैंने आपको example दिया. Requirements as to ensure pollution control, abatement mechanism in factories. जैसे कि हम लोग की स्कूटीज या गाड़ी में PUC करवाना पड़ता है. अगर आपको ट्रैफिक हवलदार ने या RTO ऑफिसर ने रोका एंड आपका PUC नहीं है तो फिर they can fine you. Okay. Requirements as to install pollution control, charging of fee per unit of emission. ठीक है, जैसे आपका 100 मिलियन क्यूबिक टन्स का मैं परमिशन आपको 10 मिलियन में देता हूँ, तो आपने पर यूनिट पे किया. मॉनिटरी पेनल्टीज एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज फॉर एक्सीडिंग द परमिटेड लिमिट ऑफ एमिशंस. आपने 100 मिलियन टन से ज़्यादा किया और आपके पास ये नहीं है, क्या कहते हैं, परमिट, तो यू विल हैव इट फ्रॉम द लॉ. ठीक है. Measures B, C and D. ठीक है, B, C and D increase operating cost of existing firms and reduce the level of output. Also, new firms can and will enter the industry only if the price of the product is greater than the average cost of production plus abatement expenditure. By this mechanism, the level of output and thus the negative externality is reduced. क्योंकि काम करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, so most firms will not try to enter. ठीक है. इनडायरेक्ट या मार्केट बेस्ड कंट्रोल कैसे करती है गवर्नमेंट? एनवायरमेंटल टैक्स, पोल्यूशन टैक्स, पिगोवियन टैक्स. ठीक है, पिगोवियन टैक्स क्यों? क्योंकि AC पिगू वॉज द पर्सन हु केम अप विद दिस, तो इसलिए इसको हम पिगोवियन टैक्स भी बोलते हैं. एंड हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे. एनीवेज, तो अभी तक हमने यही पार्ट कवर किया है, पिगोवियन टैक्स का, ट्रेडेबल परमिट्स का, जो काफ़ी हद तक समझा दिया था. And we have done the points where the difficulty in administrating efficient pollution tax system. Tradable permits and demerits of tradable permits is a self read, आपको समझ में आ जाएगा.
and then we'll move on to merit goods. Okay, चलो let's talk about merit goods. merit goods मतलब सोसाइटी एंड सबके लिए बहुत अच्छा होता है, सबके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है. एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूजियम्स एंड पब्लिक पार्क्स. नाउ गवर्नमेंट को इनको क्यों बनाना पड़ता है, ठीक है. फर्स्ट केस है लोअर आउटपुट का. आर प्रोवाइडेड थ्रू मार्केट, ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स एंड प्राइवेट कॉस्ट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर. So they are likely to be underproduced and underconsumed through market mechanism. इसलिए गवर्नमेंट को इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ऑब्वियसली दे कैन नॉट अफोर्ड द फीस, एंड ऑब्वियसली वो फीस का जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें उस स्कूल का खर्चा नहीं निकलता है. वी नो दैट. सो विल अ प्राइवेट इंडिविजुअल ट्राई टू ओपन अ गवर्नमेंट स्कूल टाइप का स्ट्रक्चर? नो. इक्विटी एंड फेयरनेस. Certain merit goods should be provided free on the basis of need rather than on the basis of individual's ability to pay. जैसे हमने राशन की दुकान का एग्जाम्पल लिया या फ्री राइड फॉर विमेन का एग्जाम्पल लिया, ऑल ऑफ दैट. अनसर्टेनिटी इन कंजम्पशन. ड्यू टू अनसर्टेनिटी about the nature and timing of certain merit goods, example healthcare required in future, individuals may be unable to plan their expenditure and save for their future medical requirements. I told you about recently हमारे फैमिली में जिनको कैंसर का हुआ था कि what amount of money went away in that. The market is unlikely to provide optimal quantity of healthcare when consumers actually need it, as they may not have adequate finances to pay for it. Okay. Then imperfect information. Information failure is widely prevalent in merit goods, so individuals may not act in their best interest because of imperfect information. हाउ डज गवर्नमेंट इंटरवीन? रेगुलेशंस लाके, सब्सिडीज देके, खुद प्रोविजंस करके, सप्लीमेंटिंग मार्केट प्रोविजन. रेगुलेशंस मतलब ऐसे रूल्स एंड ऐसी चीज़ें लाके जिसमें ये सारे मेरिट गुड्स का फ़ायदा आप लोग को मिले. सब्सिडीज मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इन सर्विसेज का, उनका कॉस्ट जो रिकवर नहीं हो पा रहा है या उनको मोटिवेट करने के लिए हम ये सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं. डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. सप्लीमेंटिंग मार्केट प्रोविजन मतलब मार्केट ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको सप्लीमेंट करो. ओके. सो लेट्स सी. ओके. डिटरमाइन हाउ अ प्राइवेट एक्टिविटी मे बी कंडक्टेड. एग्जाम्पल 10+2 पैटर्न ऑफ एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम्स. Prohibit some type of good and activities, example narcotic substances, smuggling. Set standards and issue mandates making others oblige, example use of helmet, insurance coverage. जब तक आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं आता आप गाड़ी शोरूम के बाहर नहीं लेके जा सकते. दैट इज अ मैंडेट. शोरूम वाले ने आपको गाड़ी दी इंश्योरेंस आने के पहले तो ओके. एनहांस कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड, दैट इज कंजम्पशन ऑफ व्हाट इज सोशली डिजायरेबल. एंश्योर क्वालिटी ऑफ मेरिट गुड सप्लाइड टू द सोसाइटी. ठीक है. तो ये सबका क्वालिटी मेंटेन करना इज ऑन द गवर्नमेंट. मेरिट गुड्स मे बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू एनहांस देयर कंजम्पशन. Government produces merit goods leading to large economics of scale and productive efficiency apart from generating substantial positive externalities. Government can increase the consumption of merit goods by purchasing them from open market and supplying them free or at subsidized rates to the consumers. Clear, betu? Yes. This chapter has a lot of information to understand, so make sure you do. ठीक है. इसमें बहुत सारा information है. Alright. Demerit goods. अभी डीमेरिट गुड्स मतलब क्या? जिससे सोसाइटी का एट लार्ज नुकसान होता है ना. फॉर एग्जांपल टबैको, सिगरेट्स, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा. ठीक है. नीड क्या है? प्राइवेट कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंज्यूमर्स आर लेस देन सोशल कॉस्ट एक्सपीरियंस बाय द सोसाइटी. प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ सिगरेट वर्सेस द इम्पैक्ट ऑफ पैसिव स्मोकिंग. ठीक है. तो इसलिए वो टैक्स चार्ज किया जाता है. The marginal social cost exceeds the marginal price, leading to overproduction and overconsumption, causing misallocation of society's scarce resources. मतलब जितना मेरे को कॉस्ट लग रहा है वो एक्सीड करता है मार्केट प्राइस को, लीडिंग टू ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन. दैट इज वाई इन अ मार्केट सिचुएशन, दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन. ठीक है. क्योंकि ऐसा हो जाएगा इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है. प्लीज समझना. वो बोल रहे कि डीमेरिट गुड्स के प्रोडक्शन में गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन कर रहा है?
बिकॉज उसका जो मार्जिनल बेनिफिट्स है वो हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते, कॉस्ट प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते, लीडिंग टू ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन। ठीक है, जैसे अल्कोहल का होता है। सो गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन टू एंश्योर कि वो ना हो। ठीक है, कंज्यूमर्स overvalue demerit goods because of imperfect information and that they are not best judges of welfare with respect to such goods। ठीक है, जिस तरह आई हैव सीन पीपल इन थिएटर, ओके, जहाँ पे वो एड चल रहा है अबाउट गुटखा खैनी एंड कैंसर एंड ये वो सब, एंड देम एक्चुअली मेकिंग गुटखा एंड हैविंग इट, एंड आई हैव सीन देम लाफ एट दैट एडवर्टाइजमेंट एंड से के ये तो पागल है, इसको ऐसा हो गया, अपने को ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा आप कभी भी जाओगे ना वैसे कोई मार्केट में या कभी ऐसे सब, तो आप देखोगे सब एक ही मोशन में बैठे हुए हैं, एक ही मोशन में बैठे हुए हैं, फिर ये वो सब, एंड देन इडियट्स की तरह दे विल स्पिट इट ऑन द रोड। ओके, सो ये बात है, दे डोंट नो हाउ बैडली इट कैन अफेक्ट देम। ओके, कंप्लीट प्रोहिबिशन मतलब चाहिए ही नहीं, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, नार्कोटिक्स ये सब आ गया। परसुएशन, ठीक है, कि भाई इसको कम यूज करो, जैसे सिगरेट के पैकेट पे कैंसर का वार्निंग होना चाहिए, सिगरेट पे टैक्स लगता है, ऑल ऑफ दैट। नो प्रमोशन, आप अल्कोहल वगैरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए व्हाट हैव एडवर्टाइजमेंट डन, फाइंड द स्मार्ट वे आउट ऑफ इट। व्हाट दे डू है, वो एक्चुअली अल्कोहल का ब्रांड, टबॉक है, लार्ज लाइफस्टाइल है, मैकडॉवेल्स है, कोई भी है, दे विल आइदर स्टार्ट देयर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और दे विल हैव सम रैंडम एडवर्टाइजमेंट एंड पीपल आर डांसिंग एंड दैट द रॉयल स्टैग एंड ये सब का लोगो आ जाता है, लिव योर लाइफ लार्ज एंड ऐसा सब। ठीक है, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज अल्कोहल का प्रमोशन, बट दे आर नॉट प्रमोटिंग देयर अल्कोहल, दे आर प्रमोटिंग दैट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ओके, रेगुलेशन टू सेल मतलब आप किन लोगों को ये सेल कर सकते हो, जैसे अंडर एज ड्रिंकिंग है या ऐसा है, किसी होटल में आप गए और आप लोग ने बोला कि आई वांट टू हैव अल्कोहल, तो वो आपको नहीं देंगे। इफ दे गिव इट टू यू एंड इफ दे आर कॉट, their license will be taken away and everything। बोल बच्चों, but they cannot stop it, they can't। किंगफिशर का यूनाइटेड ब्रिवरीज है, ये वो है, ठीक है, दे स्पॉन्सर आईपीएल का वो ना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दे डू दैट, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट डायरेक्टली सेलिंग अल्कोहल, it's okay। Okay, so it's a loophole, it's a smart way around it, मतलब it's not illegal। Okay, yes बच्चा, yes। See, in short ना, remember one thing, all these things that stay in your mouth, that गुटखा or that pan masala or anything, okay, कैंसर को ग्रो करने के लिए इट जस्ट नीड्स अ वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट, ओके, एंड सेकेंड इट नीड्स शुगर। कैंसर जो होता है ना बेटा, दैट इज नॉट आउट ऑफ सम न्यू सेल्स दैट हैव गॉटन इनटू योर बॉडी, इट इज योर बॉडी का सेल्स विच आर मैल फंक्शनिंग। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देर इज अ CISH सिश प्रोटीन इन आवर सेल्स। ठीक है, द रीजन अपना इम्यून सेल्स या इम्यूनिटी का सेल्स अटैक एवरीथिंग एल्स एंड नॉट अस, मतलब इन्फेक्शन को अटैक करेगा, कोविड को अटैक करेगा, तुमको कभी अटैक किया? डू यू गेट एनी ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? योर इम्यून सेल्स हैव फॉरगॉटन कि भाई ये अपनी बॉडी का है। सो ऑल अवर सेल्स हैव अ CISH प्रोटीन, ठीक है, एक टाइप ऑफ इंडिकेटर, ID कार्ड जैसा, कि भाई ये अपना बंदा है और ये इन्फेक्शन है, इसको मारो। कैंसर में प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि वो अपने ही सेल से बना है ना, तो इसलिए इम्यूनिटी सेल्स या जो भी है उसको इतना अच्छे से अटैक नहीं करते, छोड़ देते हैं, बच जाता है वो हर बार, ऐसे जान से नहीं मारते, अधमरा छोड़ देते हैं, इसलिए कैंसर के साथ डील करने को बहुत प्रॉब्लम आता है। सेकेंड, कैंसर इज ओनली वन फ्यूल, शुगर। कैंसर सेल्स दे डोंट हैव अ कंप्लीटली डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो अगर आप प्रोटीन, फैट्स या ऐसा कुछ खा रहे हो ना, तो वो उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी नहीं बना सकता, it will starve, it will die, but if you give it sugar it can take energy from sugar। इसलिए कैंसर पेशेंट्स को सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आप स्टार्व करो, यू गो ऑन अ फास्ट, यू डोंट ईट शुगर, यू डोंट ईट एनीथिंग स्वीट। क्यों? क्योंकि भाई आपके कैंसर को एनर्जी दे रहा है, लाइक दैट बच्चा।
So there are many things to consider when we are talking about all of this. Okay? अच्छा लगा ज्ञान मुफ्त का कैंसर पे? हाँ हाँ ओके. सो टाइम एंड स्पेस रिस्ट्रिक्शन कि भाई आप पब्लिक प्लेसेस में टबैको स्कूल के पास नहीं बेच सकते. पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे द सेल इज बैंड. ओके. हायर टैक्स रेट चार्ज किया जाता है. यस, अल्कोहल एंड सब पे. देन प्राइस कंट्रोल्स. गवर्नमेंट कैन फिक्स अ मिनिमम प्राइस बिलो विच डीमेरिट गुड शुड नॉट बी सोल्ड. दिस रिड्यूसेस द क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड हेंस प्रोड्यूस फॉर सच गुड्स. क्लियर है बच्चा? यस, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है. जस्ट है ना, इस चैप्टर में इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है ना कि आप जब करने बैठोगे ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा. तो इसमें सिंपली आपको जैसे जमे ना वैसे एक चार्ट बना देने का कि भाई ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. ठीक है? दैट विल बी द इजीएस्ट वे फॉर यू टू हैंडल इट. ओके. नाउ, in spite of above, sometimes government intervention may not have the desired effect due to the following: addiction levels. Okay. Impact of the negative externalities measure करना बहुत difficult हो जाता है, जिसके वजह से level of taxes हम decide नहीं कर पाते. Inelastic demand of demerit goods, that is such that increase in price resulting from additional taxes causes less than proportionate decrease in demand. Sellers can always shift the taxes to consumer without losing customers, so production is not discouraged. Banned goods are secretly driven underground and traded in hidden market or the black market. Okay. Government intervention in other areas. ठीक है? बच्चा लोग इसको क्विकली रीड करो. ठीक है? प्लीज रीड इट. बहुत सिंपल सिंपल है, एंड प्लस इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर क्या क्या मिस हुआ है. ओके बच्चा पार्टी. सो लेट्स कम टू द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग. मतलब हम जो बजट प्रेजेंट करते हैं ऑन 1 फरवरी वो कब मतलब कैसे बनाया जाता है. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कैसे करें, और पब्लिक डेट कैसे मैनेज करते हैं. नाउ हियर समथिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है? जो फिस्कल पॉलिसी है ना बेटा, दैट इज 3 इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब 3 तरह से वो हमें अफेक्ट कर सकती है. देयर इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन देयर इज पब्लिक रेवेन्यू, एंड देन देयर इज पब्लिक डेट. ये 3 चीजें होती है जिससे गवर्नमेंट हमारी फिस्कल पॉलिसी डिजाइन करती है. फिस्कल पॉलिसी प्रेजेंट की जाती है इन द बजट. सो आप एक 4th टूल ऑफ द गवर्नमेंट बोल सकते हो कि बजट है. बट मोस्टली बजट में क्या दिया रहता है, ये सारी चीजें एंड रिसोर्स प्लानिंग. जो एलोकेशन फंक्शन था ना कि भाई रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे. अब मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट कहती है कि मैं 2 लाख करोड़ रुपए इंडियन रेलवेज में लगाना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या पॉइंट बनता है कि नाउ नेशन के रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी गो टूवर्ड्स रेलवे. यस, तो बजट बिकम्स द 4th टूल. बट बजट में जो होता है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट उसको अफेक्ट में लाने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए मोस्टली ये तीनों हैंडल्स का यूज किया जाता है. ठीक है? नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट किन किन चीजों पे खर्च करती है, तो उनको हम ब्रीफली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके. हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं. वी हैव द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वी हैव द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिससे हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स पॉजिटिव होते हैं. क्यों? एक्सपेंडिचर है, मतलब मैंने कोई एसेट बनवाने के लिए खर्चा किया होगा, तो मैंने वो खर्चा किया और मुझे एसेट मिला. यस, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में भी एसेट्स को डेबिट साइड दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके लिए खर्चा किया गया है. राइट? तो एसेट्स हमारे प्लस होते हैं या लायबिलिटीज हमारी माइनस होती है. क्यों? मैंने कोई लोन रीपे कर दिया तो ही वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना.
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सेम जैसे अकाउंटिंग सेंस में हम समझते हैं ना, वैसा ही ऐसा खर्चा जो रेगुलरली नहीं किया जाता है और ऐसा खर्चा जिससे हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क पड़ता है। आर वी क्लियर? यस। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई भी रोल नहीं है। दे आर सिंपली अवर एक्सपेंसेस टू कीप द गवर्नमेंट रनिंग। अगर नेशनल इनकम की भाषा में समझो तो दिस इज अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसा जो होता था ना कि भाई ये जिंदा रहने का खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट का खर्चा नहीं, द सी। ओके, ये आता है। देन पब्लिक रेवेन्यू जो है बेटा वो दो सोर्सेज से लिया जाता है। वी हैव द टैक्स सोर्सेज we have the tax sources and we have the non tax sources। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी ट्वेल्थ में किया हुआ है। यस, यू रिमेंबर गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट, डोनेशंस फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, रहता था ना ये सब, फीस फाइन्स एंड पेनल्टीज, वो वाला पार्ट। ठीक है, एंड टैक्स में हमारे पास दो टैक्सेस आते हैं, the direct tax which is charged on income and indirect tax which is charged on expenditure, example GST। direct tax में the burden and the incident is on the same person, indirect tax में the incident is on the producers or the sellers and the burden is shifted on the consumers। याद आ रहा है ये सब? यस, इस चैप्टर में यही सब मेजरली है बट टेक्निकल डिटेल्स के साथ। ओके, फिर नॉन टैक्स मैंने अभी आपके साथ जस्ट डिस्कस किया। पब्लिक डेट है तो ये भी दो चीज़ों में हम हैंडल करते हैं। ठीक है, यू कैन हैव इंटरनल डेट रेस्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ योर कंट्री एंड एक्सटर्नल डेट रेस्ड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज। ठीक है, ये तीन चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे एसेट को ऐड करता है, लायबिलिटी को माइनस करता है। एंड सिमिलरली अगर मैं रिसीट्स की बात करूं अगर रेवेन्यू भी, तो उसको भी हम क्लासिफाई कर सकते इनटू टू। अच्छा, टैक्स कौन सा रिसीट होएगा, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स क्यों? हर साल हम टैक्स लेते हैं, हर साल वो चार्ज किया जाता है और उससे हमारी एसेट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो वी हैव कैपिटल रिसीट्स एंड बेटा वी हैव द रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स जो है ना उसमें दो पार्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, एक जो बोरोइंग होता है और एक जो नॉन बोरोइंग होता है। नॉन बोरोइंग में दो आते हैं। ठीक है, नॉन बोरोइंग में आता है हमारा डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट। ये डाइवेस्टमेंट ना आपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 9 में किया होगा, एलपीजी वाला जो था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें था कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती थी। प्राइवेटाइजेशन में था कि गवर्नमेंट विल डिसइन्वेस्ट, मतलब प्राइवेट होल्डर्स को अपनी इक्विटी का स्टेक बेच देगी और उनसे पैसा ले लेगी। इन्वेस्टमेंट इज मी पुटिंग मनी इनटू अ बिजनेस, डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट इज मी टेकिंग मनी आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी, लाइन्स मर्ज हो गए ना। ठीक है, एंड देन इज रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। बोरो करना इज ऑल्सो कैपिटल रिसीट। हम लोग हर सुबह नहीं उठ के सोचते कि आज चल इससे इतना कर्जा ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो बोरोइंग जो है इट इज अ कैपिटल रिसीट बट इट इज अ डेट क्रिएटिंग, इट इज अ डेट क्रिएटिंग और अ लायबिलिटी क्रिएटिंग रिसीट, इसलिए हम उसको अलग से लिखते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हम फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट ऐसा सब कैलकुलेट करेंगे ना तो यही टर्म्स आएंगी। ओके बेटा, यस, सो ये वाली टर्म्स का हमें ध्यान रखना है। आर वी क्लियर? यस,
डायग्राम समझाना? चलो लेट्स सी. The need for budgeting arises from the need to efficiently allocate limited resources to ensure maximum social welfare. मैंने अभी आपको बताया था यस कि एलोकेशन फंक्शन जो है वो बजट के थ्रू होता है, राइट? बाय प्रॉपर बजटिंग गवर्नमेंट इज एबल टू एंश्योर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो गया, यस और नो? यस. Other objectives of budgets are reduction, elimination of economic fluctuations to bring in stability. मतलब मेरा पूरा पूरा रिम जो है वो यहाँ पे हो रहा है. यस. रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अरे रीएलोकेशन फंक्शन, देन इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ठीक है. In simple terms, a budget is a statement that presents the details of where the money comes from and where the money goes. A government budget is a schedule of entire revenues and expenditure that government expects to receive and plans to spend during the following year. The budget also contains estimates of government's accounts for the next fiscal year called as the budget estimates. ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर हम ये सब प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. इन ऑफिशियल लैंग्वेज और इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो वर्ड एज बजट. बजट एक हमारा वर्ड बनाया हुआ है. द टेक्निकल वर्ड फॉर इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, द वर्ड इज, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये ध्यान में रखना. तो बजट बनता कैसे है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव ट्रेडिशनली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. द बजट, सॉरी, द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी. ठीक है. The budget is prepared by the Ministry of Finance in consultation with Niti Aayog and other relevant ministries. The budget must be presented and approved by both houses before the beginning of the fiscal year, that is 1st April to 31st March. Please note down the article. Can make an MCQ. You don't have a pencil. So the whole lecture you did not think of asking for a pencil, but rather sit there like a monkey. Very good. Deserved it. Article 112 of the Constitution provides that in respect of every financial year, President shall cause to be laid before both houses the Parliament of a statement of estimated receipts and expenditure of the government for that year, refers to as the annual financial स्टेटमेंट. ठीक है. सो आर्टिकल 112 हमको बजट बनाने का पावर देता है. मैंने आपको कहा था बेटा कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग एज द गवर्नमेंट इन द कंट्री अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन एडमिट्स यू टू डू इट. ओके, अलाउज यू टू डू इट. देन सो आर्टिकल 112, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होके बोल रहे कि भाई ये बजट है, और किसी ने बोला कि आपको किसने बोला कि हमारे लिए बजट डिसाइड करो, और वाई शुड माई डिपार्टमेंट, मैं तो ऑपोजिशन पार्टी का हूँ, तो मेरा डिपार्टमेंट क्यों आपके ऊपर काउंट करेगा? क्योंकि मैं तेरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड हूँ. आई एम योर फाइनेंस मिनिस्टर. आई एम नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन. आई एम एसोसिएट विद द पॉलिटिकल पार्टी, बट वंस आई एम अपॉइंटेड अ मिनिस्टर, आई एम द मिनिस्टर फॉर द होल कंट्री. आई डोंट केयर वेदर यू आर ऑपोजिशन और नॉट. एंड आर्टिकल 112 गिव्स मी द अथॉरिटी के भाई इन सब के लिए मुझे ही अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है. Okay. Preparation of the budget, presentation and execution. The budget process can be consist mainly of two types of activity. The administrative process, wherein the budget along with the accompanying documents are prepared in consultation with various stakeholders. Stakeholders मतलब ministries, industries, department of government, industrialists, experts, all of those people. The legislative process, wherein the budget is passed by the parliament after discussion. Okay. So making the AFS, and this is presenting the AFS.
Clear betu? Yes. Despite the fact that union budget is presented on 1st February, the process of budget preparation commences in August September of the previous year. ये मैंने आपको कल बताया था. Yes. Series of pre-budget consultations are done with the Union Finance Minister, Finance Ministries, Chief Ministers of State, interest groups, stakeholders including industry association, representatives of agriculture and social welfare sector, labor organizations, experts from Niti Aayog, economists, etc. Right? So these are all part of the stakeholders. The budget document depicts information relating to receipts and expenditure for 2 years. Okay, they are budget estimates in respect of current and ensuing financial year, for the current year through revised estimates and actuals of the preceding year, of the preceding current year. मतलब पिछले साल तुमने जो बोला था उसका क्या हुआ वो है, इस साल जो तुम प्लान कर रहे हो उसका क्या है, और अगर उसमें कोई रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है तो वो प्रोड्यूस होता है कि पहले हमने ये सोचा था फिर हमने इस पे ये रिवाइज किया बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस. ओके. The finance minister makes a detailed budget speech at the time of presenting the budget before the Lok Sabha. Okay. The budget speech of finance minister is usually in 2 parts. Part A, Part B. Gives outline of the prevailing macroeconomic situation of the country, the budget estimates for the next financial year. Elaborating the priorities of the government, the minister presents broad framework of the total funds raised by the government via taxes on or borrowings, proposed government expenditure allocations for different sectors and fresh scheme for different sectors. मतलब बैंकिंग स्कीम लेके आए, महिलाओं के लिए कोई स्कीम लेके आए, रेलवेज के लिए कोई स्कीम लेके आए, सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्कीम लेके, व्हाटएवर. ठीक है, वो सब ये पार्ट में आ जाता है. The budget speech details the progress of government has made on various developmental measures, direction of future policy, government's tax proposal for the upcoming financial year including variations in current tax system. मतलब हम लोग बोलते ना भाई पिछले साल इतना इनकम टैक्स लगा था अब इतना इनकम टैक्स लगेगा, पहले ये था अब ये है, पहले अब ये था अब ये है, होता है कि नहीं, राइट? ऑल ऑफ दैट बिकम्स पार्ट ऑफ दिस. फिर मुझे किसने पूछा था कि सर वो पैसा कहाँ से आता है हम लोग जो स्पेंड करते हैं? यू हैड आस्क्ड स्नेहा? हाँ, यू हैड आस्क्ड. हाँ, सो मैंने आपको बोला था कि आगे अपने को चैप्टर में आएगा कि 3 जगह से हम पैसा ले सकते हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें पूरा पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए, फिर आप उसको एलोकेट करके यूज कर सकते हो. कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब आप सिर्फ प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ये पैसा यूज कर सकते हो ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई इट्स यूजेज एंड एवरीथिंग एंड गेट इट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. एंड देन द पब्लिक अकाउंट्स, मैंने आपको बोला कि हम लोग जो पेंशन फंड वगैरह जमा करते हैं उस पर गवर्नमेंट हमको 8% इंटरेस्ट दे रही है. तो 8% इंटरेस्ट क्यों दे रही है? बिकॉज दे आर यूजिंग दैट मनी. ओके बेटा. The list of budget documents presented are annual financial statements, demand for grants, the finance bills, statements mandated under Fiscal Responsibility Budget Management Act. Please वहाँ पे लिख दो Fiscal Responsibility ठीक है, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है. अब ये FRBM क्या है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझो. 1985 तक इंडिया बहुत सारे लोन्स ले चुका था, फॉरेन एक्सचेंज तबाह कर चुका था और कंट्री को एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ डेट में डाल चुका था. टू गेट ओवर दैट 1985 में 85 to 90 के पीरियड में वी केम अप विद द FRBM एक्ट, जिसने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आप ईयर टू ईयर कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड बजट को मैनेज करो. आप बेशर्मों की तरह खर्चे किए जाओगे और बोरो किए जाओगे, वो अब नहीं चलेगा. ओके.
सो FRBM एक्ट तब इम्प्लीमेंट हुआ था. इट गॉट रियल पावर्स एंड रियल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2002 to 2003. ठीक है, बिकॉज उसके बाद बहुत पूरा केओटिक हमारा इकोनॉमी रहा है. बट इट हैड कम टू पावर और इट वाज ब्रॉट इनटू इंसेप्शन इन द लेट 80s. ओके, तो FRBM एक्ट क्या बोलते हैं कि भाई आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का स्टेटमेंट बताओ एंड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कम पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट हमको बताओ कि आप भाई कैसे मैनेज करने वाले हो. तो वो एस्टिमेट्स आते हैं ना, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डेट विल बी लिमिटेड टू 3% ऑफ GDP, द ओवरऑल डेट रेशियो विल बी रिड्यूस टू 2%, और ये सब जो एस्टिमेट देते हैं ना वो FRBM का पार्ट होता है. ठीक है. बाय कन्वेंशन इन एन इलेक्शन ईयर द बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस. ये आपको MCQ बन के आ सकता है कि व्हेन डज द गवर्नमेंट प्रोड्यूस टू बजट्स, एक इंटरिम बजट और एक एक्चुअल बजट. ओके, द फर्स्ट वन इज फर्स्ट टू सिक्योर अ वोट ऑन अकाउंट फॉर अ फ्यू मंथ्स. दिस इज फॉलोड बाय द AFS फॉर दैट ईयर और अ फुल फ्लेज्ड बजट. It is discussed in 2 stages. First, there is general discussion on the budget as a whole. After the first stage, general discussion union budget is over, the house is adjourned for a fixed period. ठीक है, मतलब आपने डिस्कस कर लिया, मोटा मोटी बजट की बात कर ली, अब हाउस को एडजॉर्न किया जाएगा. नाउ द चैलेंज इज, ठीक है, कि भाई जो आपने बजट लाया है वो मेंबर्स ने अप्रूव किया है और उस पर डिबेट वगैरह सब हो गया है, ग्रांट्स वगैरह डिस्कस हो गए, फाइनेंस बिल वगैरह आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है, जो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस होता है ना बेटा, उसी में गवर्नमेंट ये पावर्स देती है कि भाई जो भी इस बजट में लिखा हुआ है उसको अब इनैक्ट किया जाएगा. ओके, नाउ इसको एक फिक्स टाइम पीरियड में खत्म करना बहुत जरूरी है. ठीक है, आप लोग में से कोई भी CBSE में था? नहीं? ओके, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक चैप्टर आता है CBSE में. ठीक है, उसमें ना वो लोग एक ऐसा सर काटने की मशीन है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे यूज की जाते थे. हाँ, नॉट दैट, दिस वाज डिफरेंट, इट्स कॉल्ड एज गिलिटिन. ओके, हाँ, उसमें ऐसा सर रखते हैं एंड देयर इज अ वेटेड आयरन और उसके नीचे ब्लेड होती है, उसको पूरा ऊपर चढ़ाते हैं एंड देन दे लीव द रोप, तो वो धड़म से गिरता है. ठीक है, तो ऐसे धड़म से एकदम जो कट कर देते हैं वैसे गिलिटिन प्रोसेस पार्लियामेंट में भी फॉलो होता है, जहां पे आपको एक पॉइंट तक डिबेट करना एंड कंक्लूजन पे आना अलाउड होता है. उसके बाद अगर कंक्लूजन पे आप नहीं आए तो बजट तो नहीं रोक सकते, बजट तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. तो हम फटफट वोट लेके सारी कमिटीज को जो भी ग्रांट्स दिया था वो ओके नॉट ओके करके फिनिश कर देते हैं, और एक पॉइंट के बाद गिलिटन के बाद ऑल हैव टू बी ओके, जो है वो है. समझा? तो ये प्रोसीजर अभी आएगा. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल डिस्कशन हो गया, फिर राज्यसभा से भी हम लोग सारे डिस्कशंस लेते हैं. राज्यसभा डज नॉट हैव एनी पावर टू टेल इट नो, it has only power to give suggestions. The budget is laid on the table with Rajya Sabha soon after Finance Minister has completed their budget speech in Lok Sabha. The Rajya Sabha does not vote on demands for grants and there is only general discussion on the budget. The appropriation bill, please mark this. The appropriation bill is intended to give authority to government to incur expenditure from and out of consolidated fund of India. मतलब जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पड़ा है उसको अप्रोप्रिएट करने का पावर हमको अप्रोप्रिएशन बिल देता है. द फाइनेंस बिल सीकिंग टू गिव इफेक्ट टू गवर्नमेंट्स टैक्सेशन प्रपोजल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल बजट. इट इज अकम्पनीड बाय अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ बिल एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनेंसेस ऑफ अ कंट्री. होता क्या है, इनकम टैक्स हर साल चेंज होता है, बट इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आप हर साल चेंज नहीं कर सकते ना, पूरा लॉ आप हर बार चेंज कर रहे हो. तो इनकम टैक्स एक्ट और ये सब एक्ट में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं ये एक्ट का मोटा मोटी लेआउट है, इसके जो रेट्स है इसके कुछ चेंजेस आए या जो भी आए वो फाइनेंस बिल के हिसाब से इंप्लीमेंट किए जाएंगे. ओके, फाइनेंस बिल के हिसाब से इंप्लीमेंट किए जाएंगे. सो फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, जो भी आप बोलो, ये सब हमको क्या अथॉरिटीज देते हैं कि भाई पैसा निकाल सके, टैक्स लेवल्स चेंज कर सके एंड ऑल ऑफ दैट. गेट माय पॉइंट? यस, सो ये इंपॉर्टेंट है. द फाइनेंस बिल इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड.
द पार्लियामेंट हैज टू पास द फाइनेंस बिल विद इन 75 days ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये याद रखना. On the last day of the days allotted demand for grants, the speaker puts all the outstanding demands for grants of vote to the house. This process is known as guillotine. After finance bill is passed by the Lok Sabha, it is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation. The bill being a money bill, Rajya Sabha has to return it within a period of 14 days with or without recommendations. An important budgetary reform was merger of railway budget and general budget from the budget financial year 17-18. पहले रेलवे बजट पूरा अलग से आता था बिकॉज रेलवे वॉज सच अ बिग बजट, सच अ बिग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके, अब उसको मर्ज करके हम एक साथ ही लाते हैं. आर वी क्लियर बच्चा पार्टी? यस, चलो वील स्टॉप हियर बट यू विल रीड द होल चैप्टर एंड कम. ओके.